बच्चों आज मैं आपके लिए एसपी मॉडल पेपर जो पेपर नंबर आपका 2 था उसका पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। इसका पार्ट 1 पहले पब्लिश हो चुका है। एक बात और बच्चों, मैंने एक मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मॉडल पेपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर मैं इसी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर ओपन करके देखा कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम न्यू अपडेट्स जो है वो बच्चों करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोल के देखा कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करें तो फिर आगे का। आप सब तैयार है ना? चलिए स्टूडेंट्स तैयार शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको करवा दिया था 17 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिया था। आज जो अपने को स्टार्ट करना है वो 18 क्वेश्चन करना है। बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, हमने ये लास्ट वीडियो में किया था सॉल्व। ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक का नाम, मैंने वहाँ आपको अमोनियम साइनेट करा दिया था। बच्चों थोड़ा सा ये यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में गलत बोल दिया। एक्चुअली अमोनियम साइनेट से संश्लेषित किया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इससे संश्लेषित किया था वॉलर ने, और ये था अपना यूरिया। इसको मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया था, कमेंट में भी लिख दिया था बच्चों। तो ये वाला आप क्वेश्चन सही कर लेना। स्टार्ट करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। इसमें बच्चों मैंने मॉडल पेपर को देखा, इसके अंदर मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे कि जहां आंसर क्वेश्चन आने लायक थोड़े कम लगे मुझे। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन अपना मैथिलामीन अमोनिया से अधिक क्षारीय, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैथिलामीन मतलब CH3NH2, अमोनिया मतलब NH3। यहाँ पर लॉन पेयर होता है, यहाँ पर भी लॉन पेयर होते हैं, जिस वजह से ये क्षारीय होता है। लेकिन CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट होता है, इसीलिए इसकी क्षारीयता बढ़ जाती है। क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से बच्चों ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे नाइट्रोजन को और दे देता है। इसके पास तो कोई होता ही नहीं है, आगे इसके पास बच्चों कोई और होता तो इसकी भी हेल्प हो जाती है और इसको भी क्या मिल जाती है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास तो केवल खुद के इलेक्ट्रॉन है, और इसमें इसके पास खुद के भी इलेक्ट्रॉन है और CH3 ने भी दे दिए, तो ऑटोमेटिकली इस नाइट्रोजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने से ये ज्यादा क्षारीय हो जाता है। चलिए स्टूडेंट दूसरा देखते हैं, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का मतलब हो गया बच्चों, बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया बच्चों? NH2 में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, मैंने ले लिया NO2+। बेंजीन की तुलना में जल्दी होता है, मतलब एक तो मैं बेंजीन में अटैक कराऊं इलेक्ट्रॉन स्नेही का और एक मैं एनिलीन में कराऊं, तो वो कहता है कि एनिलीन जल्दी प्रोडक्ट दे देगा बजाय बेंजीन के। कि ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, एनिलीन के ऊपर होते हैं लॉन पेयर, एनिलीन में नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, इस वजह से ये अपनी लॉन पेयर किसको दे देगा? नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर नाइट्रोजन का अमीन का NH2 समूह बेंजीन वलय के साथ क्या दिखाता है? संयुग्मन दिखाता है। प्लस आर प्रभाव होने की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन वलय को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एमीन समूह दिखाई दे रहा है हमें, ये बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, मतलब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही इसके ऊपर आक्रमण कर पाता है। जबकि यहाँ पर बेंजीन के ऊपर ऐसा कोई समूह नहीं है, इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं उसी से इसको काम चलाना पड़ता है और यहाँ इतनी जल्दी आक्रमण नहीं हो पाता। भाई बेंजीन सीधी सीधी कह रहा है आपसे, ये तो बेंजीन है और ये एनिलीन है और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही है, पहले दौड़ के किसके पास जाएगा? तो बेंजीन के पास ना जाके किसके पास जाएगा? एनिलीन के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? लॉन पेयर होते हैं, जिस वजह से यह लॉन पेयर अनुनाद की वजह से नीचे बेंजीन रिंग को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, बेंजीन वलय सक्रिय हो जाती है और ज्यादा, इसीलिए जल्दी होता है। आगे देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको इस साल के लिए अगर आप करना चाह रहे हो तो मैं आपको राय नहीं दूंगी कि इसको आप पढ़ें। आप कंसेप्चुअल समझना चाहते हैं तो मैं आपको कंसेप्ट के आधार पे इसको समझा देती हूँ। बाकी ये आपके RBSC की बुक से ये क्वेश्चन बाहर है। मोनोब्रोमो व्युत्पन्न बनाने के लिए पहले एनिलीन का एसिटिलीकरण किया जाता है, क्यों? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं हमारे पास क्या है। ये एनिलीन है, जब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है सीधी सीधी, तो एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों? एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनता है जब एनिलीन की ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो तीनों ब्रोमीन की पोजीशन जो होती है वो प्रतिस्थापित हो जाती है। लेकिन मुझे ये ना बना कि इन दोनों की रिएक्शन से मुझे बनाना है
कि यहाँ पर केवल एक ही ब्रोमीन आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इसकी तीनों पोजीशन ना करे प्रतिस्थापित। अभी अभी आपने पढ़ा कि ये जो नाइट्रोजन, तो स्टूडेंट्स फिर इसके बाद ये मोनो वाला हम कैसे बनाएं आखिर, है ना, यही बात चल रही थी अपनी। तो इसका बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन, ये जो लोन पेयर होते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिंग जो होती है सक्रिय हो जाती है और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन करने लगती है। तो हम क्या करें, अगर इस एमीन समूह को अगर हम किसी तरह से इसकी एक्टिविटी को रोक दें तो फिर हमारा काम आसान हो सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इसको बनाने के लिए कि ये जो NH2 होता है इसका एसिटिलीकरण कराना है, इसका मतलब एसिटिल समूह जोड़ना है। तो इसकी रिएक्शन CH3COCl से करा दीजिए। तो ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये बन जाएगा यहाँ से NHCOCH3 बन गया। अब ये नाइट्रोजन की जो लोन पेयर यहाँ से हैं, ये यहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? कहने का अर्थ बच्चों ये हुआ यहाँ से कि कुछ इस तरह से यहाँ से हो जाएगा। ये अमीन जो है, जैसे ही यहाँ से एसिटिल समूह जुड़ेगा आपका, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ और ऑक्सीजन यहाँ खींच लेगा, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग को इतना ज्यादा क्रियाशील नहीं कर पाएगा। ये बेंजीन रिंग जो हमारी बनी है यहाँ से इसको इतना ज्यादा क्रियाशील नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको पहले क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब इजीली अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका ब्रोमीनीकरण कराया जा सकता है, केवल एक ही पोजिशन पर इसका होगा। तो आपको बता दिया आपको कि मोनो ब्रोमो उत्पन्न बनाने के लिए पहले नील का एसिटिलीकरण क्यों कराया जाता है, क्योंकि एमीन समूह बहुत क्रियाशील होता है। खाली ब्रोमीन जल से कराते हैं तो फिर यहाँ पर तीनों पोजीशन प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण एवं क्रियाविधि दीजिए। बच्चों यहाँ से हम समीकरण तो आपको लिखवा देते हैं, अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात ऐसी है, हम एक वीडियो पोस्ट करेंगे उसके अंदर इसकी क्रियाविधि भी समझा देंगे। अभी आपके पास या तो आज शाम को या कल आपके पास एक वीडियो आएगा जिसके अंदर होगा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। आपको मैं शाम तक वीडियो पोस्ट कर दूंगी, उसको जरूर देखिएगा। उसके अंदर होगा, एक्चुअली बच्चों ये वीडियो शाम को पोस्ट नहीं होगा, ये वीडियो पब्लिश जब होगा आपके, इससे पहले ही आपके पास ये वीडियो आ चुका होगा क्रियाविधि वाला। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मुझे कि क्रियाविधि वाला जो वीडियो है बच्चों, ये शायद आपके पास पहले ही पहुंच चुका होगा इस वीडियो को पब्लिश करने से पहले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, जिसने नहीं देखा हो वो बच्चे देख लीजिएगा इस वीडियो को, जो हम वहां पर आपको इसको समझा चुके होंगे पहले ही। तो ये यहाँ से रिएक्शन किससे करा दी है, आपकी ब्रोमीन से, और ये KOH से रिएक्शन करा देते हैं आप, तो ये CO बाहर निकल जाता है और एमीन इससे बन जाते हैं बच्चों। आगे यहाँ आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। स्थिर क्वाथी नाम से पता चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। यहाँ से मैंने वीडियो में क्वेश्चन नहीं बनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्थिर क्वाथी ये इसके चैप्टर 2 के बना तो दूंगी, लेकिन अभी आप कितना सारा सॉल्व कर चुके हैं, आपके ऑटोमेटिकली लर्न हो गए होंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन। स्थिर क्वाथी, जहां भी मिश्रण का क्वथनांक बिंदु क्या रह जाए बच्चों, स्थिर रह जाए, तो ऐसा मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। जैसे हमने कहा एक A विलयन लिया, एक B विलयन लिया, इन दोनों का क्वथनांक अलग अलग होता है, तो मतलब ऐसा मिश्रण जो अपने संघटनों को बदले बिना दो अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अपने संगठनों बदले बिना ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तथा वहां पर उसका क्वथनांक क्या रहता है बच्चों, स्थिर रहता है, वही स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। हमने कहा A का क्वथनांक जो है वो 78 डिग्री है और इसका क्वथनांक जो 78.5 डिग्री है, और इसका क्वथनांक B का जो क्वथनांक बिंदु है वो 100 डिग्री है, लेकिन ये पूरा मिश्रण केवल 78 डिग्री पर उबलने लग जाता है, मतलब दोनों का क्वथनांक क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो ये होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण की क्वथनांक चाहे दोनों को अलग अलग हो, लेकिन जब उबलते हैं तो उनका क्वथनांक एक ही बिंदु पर उबलता है। अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण और न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या अंतर है बच्चों, इसकी जो परिभाषा है उसी में इसका अंतर मिल जाता है कि यहाँ पर देखिए बच्चों आंसर क्या है इसका। अधिकतम स्थिर क्वाथी में हम बात करें तो यहाँ पर A अवयव और जो B मिश्रण, जो दोनों मिश्रण होते हैं, इनसे इसका क्वथनांक ज्यादा होता है। इससे क्वथनांक क्या होता है बच्चों, इसका ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह दें, अगर मैं HNO3 और H2O का मिश्रण ले लूं कि HNO3 और H2O का मिश्रण लिया, HNO3 यहाँ पर ले लिया मैंने 68% और ये ले लिया अपन ने यहाँ पर 32%। तो HNO3 का यहाँ पर होता है 86 डिग्री और इसका होता है अपना पानी का
100 डिग्री, तो ये जो है अपना, ये ना तो 86 पे उबलेगा ना 100 से उबलेगा, इससे ज्यादा पे उबलेगा। तो यहाँ पर मिश्रण का क्वथनांक दोनों अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है और इसका क्वथनांक होता है 120.5 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास मिश्रण का क्वथनांक दोनों क्वथनांक के मिश्रण से अधिक होता है, जबकि यहाँ दोनों के मिश्रण से क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। जैसा अभी बताया मैंने, एक का अगर 78.5 डिग्री है और दूसरे का 100 डिग्री है, अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसका क्वथनांक कितना मिलता है अपने को, 78 डिग्री, दोनों के उससे कम। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, यहाँ से दूसरा उदाहरण, अपना दूसरा अंतर क्या होगा यहाँ पे कि ये जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, इसके अंदर वो सारे आते हैं, जबकि न्यूनतम वाले में क्या आंसर आएंगे, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वो सभी इसके अंदर आएंगे। आगे क्वेश्चन है अपना, राउल्ट आदर्श और अनादर्श विलयन में कोई 4 अंतर। तो देखिए यहाँ से आदर्श और अनादर्श विलयन में, यहाँ मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ, एक तरफ आदर्श लिख लेते हैं और दूसरी तरफ अनादर्श लिख लेते हैं। तो आदर्श का मतलब होता है कि P बराबर होता है, मतलब पूरा वाष्प दाब होता है Pa प्लस Pb के बराबर होता है ना। जबकि यहाँ पर वाष्प दाब जो होता है अनादर्श में या तो ज्यादा, या तो इससे ज्यादा होगा, है ना, या इससे क्या होगा, कम होगा। तो Pa प्लस Pb, या हम ऐसा कह सकते हैं इसको, इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ पर डेल्टा H का मान जो होता है वो 0 होता है, यहाँ डेल्टा H का मान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। यहाँ आयतन 0 होता है, आयतन परिवर्तन, यहाँ आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता है। और इसके अंदर जो होगा आदर्श विलयन में, यहाँ पर विलेय विलयन जो होगा अपने पास, आदर्श विलयनों में जो अपना आकर्षण बल का मान होता है वो बराबर होता है, यहाँ आकर्षण बल ज्यादा होते हैं या फिर पहले की तुलना में कम होते हैं। तो ये हो गया बच्चों, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों इसके अंदर आपको, जो मैंने अभी आपको अनादर्श विलयन के बारे में बताया, तो जहां भी डेल्टा V अगर पॉजिटिव आ जाता है मान इसके अंदर धनात्मक में, है ना, और डेल्टा V का आ जाएगा, डेल्टा H का आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा इसके अंदर, और जो धनात्मक में होगा वो वाष्प दाब ज्यादा होगा Pa प्लस Pb से। और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं आप धनात्मक विचलन में। आगे देखिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए दर नियतांक, ये तो आप सभी जानते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया के लिए बच्चों ये पूरा डेरिवेशन आप कर लीजिएगा, शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन है, एज इट इज मिल जाएगा। यहाँ पर है आपकी 2 सेकंड से घटकर 3 m हो जाती है, तो बताइए दर नियतांक कितना होगा। तो K बराबर सूत्र होता है x/t, प्रोडक्ट की मात्रा कितनी हुई 2 यहाँ से, और यहाँ से अपने पास 2 सेकंड दे रखा है, तो 2/2, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स होता है, समाकलित वेग समीकरण ये आप कर लेंगे। और आगे कहता है अर्धायु काल की गणना कीजिए। दर नियतांक मतलब K पूछ रहा है और T हाफ आपसे पूछ रहा है। वो कहता है 30% वियोजित होने में 40 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपका क्या कहता है समझिएगा, 30% वियोजित होने में कितना कहता है, 40 मिनट। बच्चों मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूंगी, लेकिन आपको तरीका बता देती हूं, आप चेक कर लीजिएगा। K और T हाफ पहुंचा है, प्रथम कोटि की समीकरण है। प्रथम कोटि की समीकरण कहती है K बराबर 2.303/T log A/A माइनस x। 2.303 की जगह ये रखेंगे, T कितना दे रखा है 40, और log A की जगह कितना रखेंगे, पूरा 100 रखेंगे। अब ये कहता है 30% वियोजित होने में, तो बची हुई मात्रा कितनी हो गई बच्चों, 70 हो गई अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, आप 2.303/40 log, चाहे तो 0 काट सकते हैं, या ये लीजिए 0 काट लीजिए, तो log 10 माइनस log 7। यहाँ log 7 का वैल्यू यहाँ पर एग्जाम में दिया जाना चाहिए था, वैसे आपको दिया जाएगा बेटा पेपर में अगर आपका आता है तो। log 10 का वैल्यू सॉल्व करेंगे 1, और log 7 का वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू मेरे पास नहीं है, log टेबल भी नहीं खुला हुआ है मेरे पास, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप कैसे देख सकते हैं इसकी वैल्यू, 70 की वैल्यू 7 पे देख सकते हैं। एक सेकंड में देख ही लेती हूँ वैल्यू कितनी है log 7 की। बच्चे इसका वैल्यू है 0.8451। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, मैथमेटिकल बचा है। K की वैल्यू आपके पास यहाँ आई जाएगी। आपका T हाफ आप जानते हैं कितना होता है, 0.693/K होता है,
और ये 0.693 की वैल्यू रख देंगे और ये जो K आपका आया है ये पूरा की पूरा आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, T½ यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप कर पाएंगे बच्चों इजीली। मैं थोड़ा सा बच्चों वीडियो में स्पीड थोड़ी फास्ट रखती हूँ ताकि आपका पेपर जो है वो जल्दी सॉल्व होने में आ जाए। मुझे लग रहा है ये हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी सॉल्व। वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन या चाल्कोजन कहलाते हैं। बच्चों चाल्कोजन का मतलब इंग्लिश में होता है ओर फॉर्मिंग। ओर फॉर्मिंग का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले तत्व। क्या बनाने वाले तत्व? अयस्क बनाने वाले तत्व। जैसे आपने देखा होगा CuFeS2 कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है। सल्फर इसके अंदर वर्ग 16 में आता है। या मैंने आपसे कह दिया Fe2O3 या मैंने कह दिया आपसे Fe3O4, ये सारे क्या है ऑक्सीजन सोल्यूबर का आता है क्योंकि इसमें सभी अयस्क बनाने वाले तत्व होते हैं, इसीलिए इसको और फॉर्मिंग चाल्कोजन कहते हैं। आगे है बोतल में रखा शुद्ध रंगहीन HI का विलयन कुछ समय बाद ब्राउन कलर का हो जाता है। बच्चों होता क्या है, अगर बोतल में रखा हुआ विलयन है तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है बोतल पूरी भरी हुई होगी, खाली हो गई होगी, तो ये एयर के ऑक्सीजन से क्या होगी ऑक्सीडाइज होगा। जैसे ऑक्सीडाइज होगा H2O और क्या बन जाएगा I2। ये जब ऑक्सीजन यहाँ से आयोडीन जो है लिबरेट होती है, मतलब जब आयोडीन यहाँ से निकलती है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद, सीधा कह रहा है भैया शुद्ध रखा रंगहीन, इसका मतलब ऑक्सीजन ने इसको क्या कर दिया ऑक्सीडाइज। तो आप कह सकते हैं ऑक्सीडाइज होने के बाद आयोडीन निकलती है जिससे विलयन का रंग भूरा हो जाता है। आगे देखें ओस्टॉल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन की विधि। तो देख लेते हैं बच्चों ओस्टॉल प्रक्रम में कैसे बनेगी। सबसे पहली बात, यहाँ अमोनिया का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ से आपको रिएक्शन कैसे याद करनी है, नाइट्रोजन की रिएक्शन तो ऑक्सीजन से करानी है और हाइड्रोजन की रिएक्शन भी ऑक्सीजन से करानी है। तो नाइट्रोजन हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो NO बनेगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है हमेशा H2O बनाती है। अब वापस से इसके अंदर H2O का तो कोई काम नहीं होने वाला है, हम किसको उठाएंगे बच्चों NO को। एक चीज बच्चों मैंने यहाँ नहीं लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन प्लैटिनम और रोडियम की उपस्थिति में होती है 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर पर। ये आपको नहीं भी याद रहता है तो आप हाई टेम्परेचर लिख दीजिएगा, लेकिन प्लैटिनम या रोडियम जरूर आपको लिखना है। NO की रिएक्शन मतलब इसको ऑक्सीडेशन कराइए, ऑक्सीडेशन कराते के साथ ही क्या बनेगा NO2। बनाना क्या है हमको नाइट्रिक एसिड बनाना है। ये जो अपने पास NO2 बना ये वापस रिएक्शन H2O बना था ना शुरू में, H2O से करा देंगे। H2O से कराते ही क्या बन जाएगा बच्चों HNO3 बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो बनाना है HNO3 प्लस NO बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो NO वापस निकली है ये वापस इसी प्रोसेस में जाएगी और ये तब तक चलती रहती है रिएक्शन जब तक ये पूरी तरह से NO खत्म नहीं हो जाती है। इसीलिए ये विधि उपयोगी है कि जैसे ही NO बनती है अब ये वापस यहाँ से चक्रीकृत हो जाती है। तो ये रिएक्शन है। एक चीज और बच्चों वापस मुझसे पूछते हैं कि मैम हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, नंबर कटेंगे क्या? बच्चों कभी नंबर नहीं कटते हैं, इस बैलेंसिंग के नंबर कभी नहीं कटते हैं। आप कर पाते हैं इजीली तो आप करिए, बाकी इस बैलेंसिंग के नंबर बच्चों नहीं कटते हैं। आगे देखिए Ki से आयोडीन कैसे प्राप्त करोगे? भैया Ki से क्या निकालना है आयोडीन निकालना है, तो इससे ज्यादा उससे वाले से काम करते हैं तो इसको आप Cl2 से रिएक्शन करा दीजिए तो KCl बाहर निकल जाएगा, या फिर आप Ki की रिएक्शन इजीली ब्रोमीन से करा दीजिए, यहाँ से भी आयोडीन मिलके KBr बाहर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर इस तरह से निकल जाएगा। मैं आपको कह दूं वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे तो बुक में मिला नहीं कहीं भी कि क्वेश्चन दे रखा हो, फिर भी आप कर लीजिएगा। अगर ये पूछ रहा है फिर कहोगे मैम रह गया है क्वेश्चन तो हमारा। फ्लोरीन यौगिक में केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित होती है। बच्चों इसका मतलब ये हो गया, आपको हम बता दें FClBrI फ्लोरीन यहाँ से -1 करता है, बाकी सब -1 के अलावा प्लस में भी करती हैं, ये आप जानते हैं। तो आप सीधा बता सकते हैं कि फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2p5 होता है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है तथा ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कभी प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इसका आकार छोटा होने की वजह से इसके विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो यह केवल इलेक्ट्रॉन को खींचने की ही क्षमता रखता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता क्योंकि एक की ही जगह है यहाँ पर ये, और धनात्मक करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता नहीं है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा बच्चों यहाँ पे तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन और तो मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग तो सकता नहीं क्योंकि विद्युत ऋण ज्यादा है। तो आंसर आ गया अपने पास क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होती है तथा इसके पास सेकंड ब्लॉक में ये दूसरा वर्ग जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन की ही अपने पास क्षमता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों क्योंकि ये आसान है और इस बार पेपर आसान आने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण और ज्यामिति बताइए। इजीली आंसर ये स्ट्रक्चर हो गई पिरामिड है बच्चों, इसका अपने पास क्या होता है ज्यामिति होती है
और यहाँ पे इसका जो अपने पास संकरण है वो कौन सा होता है बच्चों, sp3 होता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन का रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया आपको बनानी है तो एक सिंपल रिएक्शन जो होता है बच्चों वो ये होता है, लेकिन इसके साथ टेम्परेचर कितना होगा, इसके साथ प्रेशर कितना होगा, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से पहली बात तो आपको ये यहाँ से इस तरह से लगाना है आपको, ये आयरन प्लस मोलिब्डेनम यहाँ यूज किया जाता है। यहाँ आयरन जो होता है ये उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है बच्चों। और टेम्परेचर लिख लीजिए यहाँ से 200 ATM तो प्रेशर है इसका, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, यहाँ से तापमान है, ठीक है। और यहाँ से आप डेल्टा H लिख दीजिएगा, डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ से, और यहाँ पर अपना है उक्त विधि में अमोनिया के उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियों को समझाइए। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में जो अपना अनुकूल परिस्थितियां हैं, चूंकि हम जानते हैं अभिक्रिया कैसी दिखाई दे रही है, आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दिखाई दे रही है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने के पश्चात यहाँ पर इसमें आयतन में कमी होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो, अगर हम टेम्परेचर को कम रखें, अगर ताप कम रखें और दाब को ज्यादा रखा जाए, तो यहाँ आंसर में, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय है, तो यहाँ पर ज्यादा अमोनिया उत्पन्न हो पाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर साम्य अवस्था बन रही है तो यहाँ से अमोनिया को हम लगातार, दूसरी चीज बता दें बच्चों, अगर अमोनिया को लगातार हम यहाँ से हटाते रहे कंटेनर में से, तो सारा ही सारा साम्य कहाँ जा सकता है, अग्र दिशा में जा सकता है। तो ये परिस्थितियां हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखने के लिए मुझे यहाँ पे जगह साफ करनी होगी बच्चों। देखो रिएक्शन क्या कहती है अपनी अगली, यहाँ पर है मेथेनॉल से एथेनॉल। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन आपको नहीं करवाए हैं, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है मैं करवा देती हूँ, एक अलग सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगी यहाँ से इसके लिए कि यहाँ से ये कैसे बनाते हैं। बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ऐसी क्वेश्चन में कि मिथेनॉल से मुझे क्या बनाना है बच्चों, एथेनॉल। तो यहाँ मिथेनॉल से इस एथेनॉल को बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको एक कार्बन इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो मैं आपको कॉपी पेन लीजिए फटाफट और जो मैं बोल रही हूँ वो लिखिए। एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी होती है बच्चों कि एक कार्बन इंक्रीज के लिए आप रिएक्शन KCN से अगर कराते हैं तो यहाँ साइनाइड इंसर्ट हो जाता है, और कार्बन इंसर्ट कराने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है, KCN का यूज किया जाता है, जिससे एक कार्बन में बढ़ोतरी हो जाती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज, जब कार्बन को घटाना हो हमें, तो ज्यादातर हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, या फिर वी कार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया काम में ली जाती है सोडा लाइम के साथ वाली, ताकि क्वेश्चन अपे आसान हो जाता है। तो ये कार्बन को बढ़ाने के लिए काम लेते हैं और ये कार्बन को घटाने के लिए काम ली जाती है। देखिए अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन को कैसे करते हैं। एक चीज और बता दूं, एक रिएक्शन को करने के काफी तरीके हो सकते हैं, हो सकता है मेरा तरीका अलग हो, आपका अलग हो सकता है बच्चों। तो सबसे पहले हम OH को हटाने के लिए हमें CN को अगर इंट्रोड्यूस करना है, तो आपको याद होगा कि CN से रिएक्शन करने के लिए हमेशा रिएक्शन होती थी एल्किल हैलाइड में। इसको हैलाइड में चेंज करने के लिए मैं रिएक्शन या ल्यूकास रिएजेंट HCl प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl और ZnCl2 से कर देती हूँ, या आप क्या पिरिडीन डार्जन रिएक्शन कर सकते हो, या बच्चों PCl5 से रिएक्शन कर सकते हो, या PCl3 से कर सकते हो। जब ये रिएक्शन हम करते हैं तो ये CH3Cl बन जाएगा, क्योंकि H2O बाहर हो जाएगा बच्चों और CH3Cl, तो हम इजीली अब KCN से रिएक्शन कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, CH3CN आ जाएगा यहाँ से। अब हमको क्या करना है, कार्बन तो आ चुका है पर अब इस नाइट्रोजन की कोई नीड नहीं है तो बच्चों आप यहाँ से इसका करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसका आप संपूर्ण जल अपघटन करा दीजिए। जैसे ही आप इसका संपूर्ण जल अपघटन कराएंगे यहाँ से, तो ये देखिए तीनों बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, 3 बॉन्ड है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से काम आ जाएंगे बच्चों आपके पास। जैसे ही काम आएंगे H2O बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। CH3COOH यहाँ से बन जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे CH3COOH। और अब मैं इसको बता दूं आपको, ये एसिड है और ये अल्कोहल है, आप यहाँ से इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करा दीजिए, आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। एसिड सीधे किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो ये है
मैं फिर से कह रही हूँ, आपके तरीके में और मेरे तरीके में अंतर हो सकता है। जो रिएक्शन आपके माइंड में हो कि हाँ यहाँ से यहाँ पहुंचा जा सकता है, तो आप वहां से भी रिएक्शन करा सकते हैं। हो सकता है यहीं पर आपको रिएक्शन तोड़ के कह दिया जाता कि मिथेनॉल से मैथेन कराइए, तो आप यहीं पर इसको NaOH और सोडा लाइम से रिएक्शन कराते ही ये मैथेन में चेंज हो जाता है यहाँ पे, और मैथेन से चेंज होने के बाद आपको फिर कह देता है कि यहाँ मैथिल क्लोराइड पे पहुंचिए, तो आप इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं, आप मैथिल क्लोराइड, और मैथिल क्लोराइड से रिएक्शन पहुंचते यहाँ पहुंच जाते हैं, और यहाँ से फिर आप एथेनॉल पे पहुंच जाते हैं। बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शन का ये आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सॉल्व करना, कि यहाँ से ये बनाना है, यहाँ से ये बनाना है। बहुत मजे आते हैं बच्चों इसके अंदर, क्योंकि रिएक्शन अपने पास होती है ना, तो मजे आते हैं करने में कि कैसे करें आखिर। अब देखो यहाँ से कह रहा है ये एथेनॉल से हमें क्या बनाना है बच्चों, मिथेनॉल बनाना है। एक कार्बन को मुझे कम करना है यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी तरीका यूज किया था, मैं बिल्कुल वैसा ही तरीका यहाँ यूज कर रही हूँ। इसका करा दीजिए बस लो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप यहाँ से KMnO4 से करा सकते हैं, K2Cr2O7 से करा सकते हैं। क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। एसिड की रिएक्शन NaOH से करा दीजिए, सोडियम एसीटेट बन जाएगा यहाँ से। जैसे ही बनेगा आप यहाँ से सोडा लाइम से रिएक्शन करा सकते हैं। सोडा लाइम से रिएक्शन करते ही बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ से बच्चों मैथेन बन जाएगा यहाँ से, है ना। ये लीजिए यहाँ से हमने अलग कर दिया है इसको, चाहे तो उतार लीजिएगा। ये मैथेन बन जाएगा। मैथेन से यहाँ तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम नहीं है बच्चों। क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, मैं यहाँ कर देती हूँ। क्लोरीन से रिएक्शन आप कराएंगे तो CH3Cl बन जाएगा यहाँ से। और जब इसकी आप KOH से, वो भी कौन सा KOH, जलीय KOH से रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका मैथेनॉल। चाहे हो सकता है आपको यहीं पे आपका जब मैथिल क्लोराइड बनता है, तो हो सकता है एथेन बनाने के लिए बोल देते, तो वुड्स रिएक्शन कर देते, तो आपका यहाँ से एथेन भी बन जाता। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे आपको दे रखा है H2O, ROH, और इन सब के अंदर से एसिडिक कौन होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर से सबसे ज्यादा एसिड होगा वो होगा पानी। पानी क्यों होगा, क्यों बच्चों H2O की बात हो रही है, फिर हो रही है बच्चों ROH की बात। अल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है, आपको पता होगा। तो अपने पास क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, वो देखते हैं अपन। अपने पास क्रम होगा बच्चों, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा H2O, फिर होगा बच्चों अल्कोहल, और सबसे कम हो जो होगा वो होगा इथाइन होगा यहाँ से। कारण क्या है यहाँ से, क्योंकि H2O जो सबसे ज्यादा अपने पास इफेक्ट डिपेंड करता है वो करता है -I प्रभाव पे। -I प्रभाव जितना ज्यादा होगा डिपेंड करती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अपना C2H5 है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से H3 ले लें अपन, तो यहाँ से ये +I प्रभाव है, +I प्रभाव बढ़ेगा तो यहाँ से अम्लता, ये +I प्रभाव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो ये H के इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। जबकि पानी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ना +I है ना -I है, यहाँ पर क्या होता है +I होता है। लेकिन साथ साथ हम यहाँ ये भी देखें कि यहाँ ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन अगर हम यहीं से बात अगर इथाइन की कर दें या एसिटिलीन की कर दें बच्चों, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, केवल एक पाई इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। अगर हम इसकी भी कंपेरिजन यहाँ से कर ले तो सबसे ज्यादा ये होगा, और इसकी कंपेरिजन अगर एथेन से कर ले तो सबसे एथीन होगा जो उससे भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पानी, फिर उसके बाद अल्कोहल, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा ये, उसके बाद आंसर अल्कोहल, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, इथाइन आएगा। आगे है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो ये आपका मैंने पहले भी कराया हुआ है कि क्लोरोबेंजीन से हमें क्या निकालना है बच्चों, फिनॉल निकालना है। तो यहाँ से डायरेक्ट सीधे सी रिएक्शन बच्चों के दिमाग में आती है कि ऐसा कर देते हैं हम यहाँ से इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दें। तो बच्चों जितना आसान दिख रहा है ना, इतना आसान होता नहीं है, ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपको सच में NaOH से रिएक्शन करानी है इसकी, तो मैं आपको बता दूं यह डाउ प्रक्रम होता है जो यहाँ 300 ATM दाब पर फॉलो होता है, और टेम्परेचर यहाँ रखना पड़ता है 623 केल्विन, तब जाकर आप ये रिएक्शन करा सकते हैं। अगर आप केवल NaOH लिखते हैं तो बच्चों रिएक्शन कभी प्रोसीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका रीजन भी हम बता देते हैं आपको, क्योंकि Cl के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ से ये स्थिति होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिस वजह से ये बॉन्ड का टूटना बहुत मुश्किल होता है, अर्थात यहाँ से ये बॉन्ड नहीं टूट पाता, और ये टूटेगा ही नहीं तो फिर OH कहाँ से लगेगा, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इतनी आसानी से बेंजीन रिंग पर होता नहीं है। फिनोल की ब्रोमीन जल से, बच्चों केवल ब्रोमीन जल लिखा हुआ है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ब्रोमीन जल लिखा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से बना दीजिए
तीनों पोजीशन हो जाएंगी Br और यहाँ से ये Br। आगे कह रहा है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो बच्चे फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति है वो दिखाई जा सकती है आपकी, सोडियम से आप रिएक्शन करा दीजिए, इसकी इजीली रिएक्शन हो जाएगी। सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ से बन जाएगा आपका, ONA बन जाएगा और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। मतलब H+ का जिस रिएक्शन में निकलना दिखाया जा सके वही रिएक्शन यहाँ से लिखनी है, तो ये रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ से रिएक्शन में आप देखिएगा यहाँ पे कि संरचना बनाकर IUPAC नाम बताइए। तो सैलिसिलिक एसिड होता है ये OH और यहाँ COOH। इसका नाम हो गया बच्चों, नाम बोल रही हूँ मैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, सॉरी ऑर्थो तो नहीं बोलेंगे, 1 और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो क्रिसोल, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए आपका। OH लगाइए, यहाँ साइड में CH3 लगाइए, तो ये बन गया आपका ऑर्थो क्रिसोल। नाम क्या होगा यहाँ से, इसको पोजीशन 1 दीजिए, इसको पोजीशन 2 दीजिए, 2 मैथिल फिनॉल नाम दे दीजिए, इसको 2 मैथिल फिनॉल नाम हो जाएगा इसका। आगे देखिए इसके अंदर क्वेश्चन है आपका समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल क्या होता है, जैसे आपने लिखा है NiCl4-2, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें आती हैं वह समन्वय मंडल कहलाता है। अर्थात निकिल से 4 क्लोरीन यहाँ जुड़े हुए हैं, जो चतुष्फलकीय इसका समन्वय मंडल होगा, जिस ज्यामिति में ये जुड़े होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड को भी आप एग्जाम्पल से बताएंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे हमने लिख दिया यहाँ से Fe+2 कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, लिगेंड से, और जो इसके अंदर जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बच्चों, हम दाता परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, यहाँ FeCN का होल 6 का एग्जाम्पल दे सकते हो, FeCN का होल 6 और आवेश आ गया -4। ठीक है, आगे है CH2 का होल 6+3 के संकुल की ज्यामिति बनाइए। अष्टफलकीय दिख रहा है आपको, देखो कितने है इसके पास, समन्वय संख्या कितनी है, 6। तो जब 6 समन्वय संख्या होती है तो डेफिनेटली अष्टफलकीय स्ट्रक्चर बनती है। CO लगाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6 कोनों पर जो भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ से सब पे क्या प्लेस कर दीजिए बच्चों, H2O लिख दीजिए आप। कीलेट लिगेंड किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो 23वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। कीलेट लिगेंड क्या होता है, यहाँ से ये H2 आ जाएगा। कीलेट लिगेंड का एग्जाम्पल है बच्चों CuEn का होल 2+2, मतलब ऐसा लिगेंड जहां पर इसकी वलय का निर्माण होता है, एक वलय का निर्माण होता है, मतलब इसमें द्विदंतुक लिगेंड या द्विदंतुक या त्रिदंतुक या पंचदंतुक लिगेंड जो होते हैं वो कीलेट वलय का निर्माण करते हैं तथा ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही आप इसके साथ एथिलीन डायमीन लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ से इसने क्या बना दी है, कीलेट वलय बना दी है यहाँ से, है ना, ये देखिए। तो जब यहाँ से एक आकृति ऐसी बन जाती है तो यहाँ पर ये जो निकलना मुश्किल हो जाता है इसका, ये देखिए NH2 CH2 और ये NH2। आप चाहें तो अगर ये आप यहाँ पर इसके बॉन्ड जो दिखा रहे हैं आप चाहें तो इस तरह से जोड़ सकते हैं और इसको ऊपर आवेश दिखा दीजिए +2, इस तरह से दिख जाएगा बच्चों, है ना। CFT के द्वारा अष्टफलकीय संकुल के निर्माण को समझाइए। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से हैं, इतना बोलना भी पड़ रहा है। चलिए देखते हैं अपन। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। अष्टफलकीय संकुल का जब निर्माण होता है इसके अंदर तो आप जानते हैं कि लिगैंड जब यहाँ से इसकी कक्षक की ओर यहाँ से इसके पास आते हैं, ये कौन सी कक्षक है अपनी, ये डी कक्षक है, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक है अपनी T2G और दूसरी है EG। जब लिगैंड डी कक्षक के पास आते हैं मेटल की तो यह EG उच्च ऊर्जा स्तर तथा T2G निम्न ऊर्जा स्तर में बढ़ जाती है और उसके बाद यहाँ से किसका निर्माण हो जाता है, मतलब अष्टफलकीय संकुल का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर मेनली आपको क्या बताना है बच्चों कि यहाँ से कक्षक का विपातन जरूर होता है जिसके अंदर EG निम्न ऊर्जा स्तर में उच्च की बनती है तथा T2G कहाँ की बनती है, निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षक बनती है। ठीक है, बस इसके बाद आप पूरा बता सकते हो, अष्टफलकीय संकुल का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद उच्च व निम्न चक्रण संकुल की व्याख्या CFT के आधार पर कीजिए। बच्चों हम आपको बता देते हैं उच्च चक्रण संकुल क्या होते हैं और निम्न चक्रण संकुल क्या होते हैं। जैसे अष्टफलक का तो बन ही रहा है हमारे पास, यहाँ मैंने ले लिया CN- एक एग्जाम्पल और ले लिया एक H2O। CN- आप जानते हैं कैसा लिगैंड है, प्रबल लिगैंड है, और H2O कैसा लिगैंड है, यहाँ दुर्बल लिगैंड है। और मान लीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, यहाँ से आपको भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, D5 विन्यास आपको भरना है। जब यहाँ हम देखते हैं तो D5 इस तरह से होता है। जब CN- की बात आती है और CFT के आधार पर D5 विन्यास लिखा जाता है तो प्रबल लिगैंड के लिए हम 1 2
3, 4 और 5 इस तरह से भरते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो चक्रण बनता है यह निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। प्रबल जो लिगैंड होते हैं वो निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। आप सीधा आंसर लिख सकते हैं, प्रबल लिगैंड निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, क्योंकि प्रबल लिगैंड्स के लिए युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होता है। युग्मन ऊर्जा का मतलब पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होता है बजाय इसकी अष्टफलकीय ऊर्जा के आधार पर, मतलब डेल्टा से ज्यादा। हम ऐसे लिख सकते हैं पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ। किसके लिए बच्चों? ये होता है बच्चों उच्च चक्रण निम्न चक्रण संकुल में, मतलब प्रबल लिगैंड के लिए। लेकिन जब यही विन्यास हम किसके लिए लिखते हैं? दुर्बल के लिए लिखते हैं, तो ये ऐसे फॉलो नहीं होता है बच्चों। यहाँ 5 वर्णे हैं, 1, 2, 3, और यहाँ इसके लिए पेयरिंग एनर्जी जो होती है बच्चों, ये यहाँ पर इसके लिए पेयरिंग एनर्जी यहाँ से एक सेकंड बच्चों, मैंने शुरू वाले में गलत बोल दिया है थोड़ा सा, कि यहाँ ये ऐसे लिख देते हो कि प्रबल लिगैंड के लिए तो पेयरिंग एनर्जी होती है कम। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? यहाँ से कम होती है और विपाटन ऊर्जा ज्यादा होती है। जबकि दुर्बल लिगैंड के लिए क्या होती है? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है और विपाटन ऊर्जा कम होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 और 5, और अगर यहाँ पे इसलिए डेल्टा ओ का मान बच्चों कम होगा दुर्बल वाले के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा आसानी से। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दुर्बल लिगैंड होते हैं वो उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, और जो आपके कैसे वाले होते हैं? प्रबल लिगैंड होते हैं वो निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रबल वाले में पेयरिंग एनर्जी का मान कम होता है, जबकि उच्च चक्रण संकुल वाले में पेयरिंग एनर्जी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप इसके इस तरह से ये जो अपने पास विपाटन करा है इसको जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन ही बच्चों पूरा CFT पर ही दे दिया है इन्होंने, पूरा की पूरा क्वेश्चन ये देख लीजिए CFT क्या कहती है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या है? D4, D5, D6, 7 विन्यास होने पर यहाँ पर लिगैंड की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है चुंबकीय गुणों पर, लेकिन बाकियों पे नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कह रहा है कि D1, D2, D3, D8, D9, D10 पर लिगैंड की प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? जबकि D4, D5, D6, 7 में पड़ता है। तो हम आपका ये बता सकते हैं कि जब इसका विपाटन होता है यहाँ पर तो इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए Eg है और ये कौन सा है अपना? T2G है। तो जब D1, D2, D3 या D8, D9, D10 में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो Eg और T2G का विन्यास परिवर्तित नहीं होता है। इन सभी के लिए चाहे लिगैंड दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, Eg और T2G का विन्यास बदलता नहीं है। लेकिन जब D4, D5, D6, 7 के लिए प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड के लिए इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वहां Eg और T2G के विन्यास जो होते हैं वो दोनों के लिए अलग अलग भरे जाते हैं, क्योंकि प्रबल लिगैंड के लिए वही बात कहेंगे कि युग्मन ऊर्जा कम होती है, तो यहाँ पर Eg और T2G के विन्यास अलग प्राप्त होते हैं। दुर्बल लिगैंड के लिए युग्मन ऊर्जा अधिक होती है, युग्मन ऊर्जा कम होती है। यहाँ युग्मन ऊर्जा क्या होती है? कम, और यहाँ दुर्बल के लिए युग्मन ऊर्जा कैसी होती है? अधिक होती है। इसीलिए Eg T2G विन्यास जो होते हैं वो अलग प्राप्त होते हैं। जैसा कि D4 के लिए हम लिख के बता दें यहाँ से, प्रबल के लिए तो 1, 2, 3 और 4 विन्यास प्राप्त हुआ, T2G 4, Eg 0। लेकिन यही हम दुर्बल के लिए लिख के दिखा दें तो विन्यास इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 और ये 4। पूरा की पूरा किस पे पड़ा? निर्भर पेयरिंग एनर्जी पर। तो यहाँ भी पेयरिंग एनर्जी की बात आप बताएंगे। बच्चों एक्सप्लेन करने का ज्यादा था, मुझे नहीं पता 1 नंबर में ही क्यों लिखा है। अगर 1 नंबर में ही लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इन विन्यासों में पेयरिंग एनर्जी में अंतर होने के कारण यहाँ T2G और Eg के विन्यास अलग अलग प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनके चुंबकीय गुण भी अलग अलग प्राप्त होंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन विन्यासों में अलग अलग प्राप्त होती है। प्रबल लिगैंड होने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम प्राप्त होती है, जबकि दुर्बल लिगैंड होने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक प्राप्त होती है। तो आप उसके आधार पर इसको बता सकते हैं। थोड़ा लेंथी बनेगा तीसरे का आंसर, एग्जैक्ट आंसर हम नहीं कह रहे, सारी चीजें आपको इसके अंदर बतानी होंगी। बच्चों यहाँ से हमने सॉल्व करवा दिया है। वीडियो थोड़ा सा बच्चा लंबा हो गया था क्योंकि क्वेश्चन थोड़े एक्सप्लेन करने वाली थी। अब आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा बच्चों, और शेयर करना बच्चों प्लीज मत भूलिएगा। शेयरिंग पर ही यूट्यूब चैनल चलता है बेचारा, अपना सपोर्ट आप लोगों का मिलता है तो और बच्चों तक पहुंच पाता है। थोड़ा मैम को भी सपोर्ट कीजिए, आगे से आगे प्लीज इसे बच्चों शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।